हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में व्याकरण बुक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में भी हमने व्याकरण बुक का ही अध्ययन किया था और चैप्टर क्या था, चैप्टर 15, पाठ का नाम था संधि। तो आप लोग अपने सामने व्याकरण बुक निकालें, चैप्टर 15 को खोलें और संधि पाठ से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उसे जानने का प्रयास करें। पिछली कक्षा में मैंने संधि की परिभाषा, उसके भेद और संधि विच्छेद, इन सभी बातों की चर्चा की थी। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग करके पहले की स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। और इसके बाद हमने जाना था कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये सभी बातें जो हैं वो आपको याद रखने हैं, परिभाषा और उनके कितने भेद, और फिर ये सभी बातें याद करके आपको रखने हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद हुए और हमने एक एक करके सभी 5 भेदों को पढ़ा था पिछली कक्षा में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम से कि व्यंजन संधि के बारे में क्या है। तो व्यंजन संधि में बच्चों जब दो स्वर या व्यंजन के मेल से, या यूँ कहें व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का व्यंजन से, देखिए व्यंजन या स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, वाक प्लस ईश। अब वाक क है, क वर्ग का यह पहला वर्ण है और बगल में यानी दूसरी तरफ आप देखिए पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई। तो क और बड़ी ई मिलकर क्या बन गया, वो परिवर्तित किस तरफ से हुआ? तो क वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। वागीस यानी क हट के वहाँ पे ग वर्ण आ गया और वह शब्द क्या बना, वागीस। उसी तरह से देखिए दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दिक और अंबर, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, तो वह परिवर्तित होके ग हो गया। यह इसकी पहचान है। इस तरह से व्यंजन संधि के नियम जो है वो इस तरह से किए, माने पहले नियम में ये आपको बताया गया है। अब दूसरे नियम में आप देखें, व्यंजन संधि के दूसरे नियम में है, यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतरण 5वें वर्ण में हो जाता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पे बता रहा है, क, दिक प्लस नाथ। दिक है पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण क्या है, क, और दूसरी तरफ देखिए नाथ। नाथ दूसरी तरफ शब्द का पहला वर्ण क्या है, न। तो क और न जुड़ने के बाद क्या हो गया, उस यानी क वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता, अंग, तो वह अंग में परिवर्तित हो गया। यानी क परिवर्तित होकर क्या हो गया, अंग। यानी जो भी च अगर आ जाए, ट हो पहला अक्षर, त, प ये सभी हो और उसके बाद अगर दूसरे तरफ न या म आ जाए तो वह परिवर्तित होकर 5वें वर्ण में हो जाएगा। ये है नियम और इन नियमों को आपको ध्यान में रखने हैं और समझने भी हैं, अभ्यास करना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। इसे आप अभ्यास करें कॉपी में करके। फिर तीसरा नियम में क्या है, यदि त के बाद च या छ हो तो त का च और ट का ठ हो।
इस तरह से परिवर्तित होता है। सत प्लस चित तो त है, और त के बाद च है तो वह परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, च। च में वह परिवर्तित हो जाएगा। नीचे भी देखिए उत प्लस चरित, उच्चरित त है और त परिवर्तित होके वह च के रूप में आ गया। नीचे रेफ दिया हुआ है, इस तरह से वह परिवर्तित हुआ। फिर यदि त के बाद तालव्य स हो तो त के स्थान पर च और तालव्य स के स्थान पर छ हो जाता है। और चौथे नियम में क्या है कि त के बाद दूसरी तरफ तालव्य स हो तो वह परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, वह परिवर्तित होके त के स्थान पर च हो जाएगा और दूसरी तरफ तालव्य स के स्थान पर छ हो जाएगा। जैसे तत् प्लस शिव तो त के स्थान पर वह परिवर्तित किस रूप में हुआ, च के रूप में, और तालव्य स के स्थान पर वह परिवर्तित होके क्या आया, छ अक्षर आया और वह शब्द क्या बनना, तच्छिव। फिर देखिए उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, त परिवर्तित हो गया च के रूप में और छ तालव्य स परिवर्तित हो गया छ के रूप में। ये सब नियम है व्यंजन संधि के। अब पांचवें नियम पर देखें। पांचवें नियम में बता रहा है यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन इस तरह से होता है, यानी आधा च और छ होता है। यदि स्वर के बाद परी प्लस छेद तो स्वर क्या है, बड़ी की मात्रा है, र पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई प्लस छेद परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, आधा च और वो छ, यानी वह परिवर्तित वो हो जाएगा आधा च और छ। इस तरह से शब्द बन जाएगा परिच्छेद। वी प्लस छेद विच्छेद, जब छ दूसरी तरफ छ रहेगा तो वह आधा च के साथ वह शब्द जुड़कर बन जाएगा। छठे नियम में यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क म तक आए तो म का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। क के बाद म तक, अब उसके बाद उसका वर्ण क्या बदल कर हो जाएगा, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण होगा अंग, अड़, इस तरह से वो परिवर्तित हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सातवें नियम में म के बाद म आने पर म द्वित म हो जाता है। म के बाद अगर म आए, यानी पहले वाले वर्ण शब्द में भी अगर म हो अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द में भी पहला अक्षर जो म हो तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, द्वित म। दो म वहाँ पर हो जाएंगे। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण, यानी दोनों अगर समान रूप में दोनों तरफ म हो तो वह परिवर्तित होकर द्वित म के रूप में हो जाएगा, यानी आधा म और पूरा म। नेक्स्ट जो नियम है, म के बाद य र ल व ह तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आने पर म का अनुस्वार हो जाता है, यानी अंग की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सम प्लस यम, सम म है और य बगल में दूसरी तरफ य है पहला अक्षर, तो म और य जुड़ने के बाद वह परिवर्तित किस रूप में हो गया, अनुस्वार की मात्रा यानी अंग की मात्रा। सम प्लस वाद संवाद, म परिवर्तित हो गया अनुस्वार में, यानी म के बाद पहले अक्षर में पहले वाले शब्द में अगर अंतिम अक्षर म हो और उसके बाद य र ल व ह तालव्य स मूर्धन्य स दंत स आए तो वह परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, यानी म परिवर्तित होकर अनुस्वार के रूप में आएगा। ये नियम जो हैं वो व्यंजन संधि के हैं। नेक्स्ट है री र और मूर्धन्य स के बाद न का अड़ हो जाता है। अब री र और मूर्धन्य स अगर हो और दूसरी तरफ न हो तो न का क्या हो जाएगा, परिवर्तित होकर अड़, परंतु चवर्ग ट वर्ग त वर्ग तालव्य स तथा दंत स आए तो न का अड़ नहीं होता। परि प्लस नाम परिणाम, तो यह र जो है वह परिवर्तित होकर किस रूप में आएगा, अड़ के रूप में, यानी न परिवर्तित हो जाएगा और वहाँ क्या आ जाएगा, अड़।
राम प्लस अयन, रामायण। तो यहाँ पर परिवर्तित किस रूप में हुआ? रामायण। न जो है वो परिवर्तित हो गया अड़ के रूप में, यानी परिवर्तित कौन होगा, कौन सा वर्ण होगा? न। अब हम जानेंगे नेक्स्ट विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि है क्या। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन आए और विसर्ग में जो परिवर्तन हमें दिखता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब समझते हैं, जब शब्द के बगल में दो बिंदु आप देखते हैं उसे विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ओ के पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब जैसे मन प्लस बल, तो न के बगल में दो विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग की मात्रा है, तो वह परिवर्तित किस रूप में होगा? ओ के रूप में, यानी वह विसर्ग हटकर मनोबल, वह ओ की मात्रा जुड़ जाएगा उस अक्षर में। तपह प्लस बल, तो फिर तपह में जो विसर्ग लगा हुआ है वो हटकर क्या बन जाएगा? किस मात्रा में वो परिवर्तित होगा? ओ की मात्रा में, और शब्द क्या बनेगा? तपोबल। इस तरह से दूसरे नियम में आप देखें, विसर्ग का र के पूर्व यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह प्लस आशा, दुराशा। अब यहाँ पर विसर्ग जो है वो र के में परिवर्तित हो रहा है। फिर दूसरा तरफ देखिए, निर्गुण जो है शब्द कैसे बना है? तो निह प्लस गुण, और र जो है वो ऊपर में र की मात्रा जो है वो ग के ऊपर चली गई है, तो वह परिवर्तित किस रूप में विसर्ग हुआ? र के रूप में। विसर्ग का तालव्य श, विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य स आए तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद अगर तालव्य स आए या च, छ आए तो वो बदलकर वह स तालव्य स ही होगा। जैसे दुह प्लस शासन, दुःशासन, तो दु के बगल में आप देखिए दो विसर्ग लगा हुआ है, तो उच्चारण हम कैसे करेंगे? दुह। विसर्ग का उच्चारण करते समय ह ध्वनि जो है वो सुनाई देती है, तो दुह प्लस शासन, दुःशासन, वो विसर्ग हटकर तालव्य श के रूप में, तालव्य श जो है वहाँ पर आएगा। हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र, इस तरह से जो है वह शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है चौथे नियम में देखें, विसर्ग का स यानी दंत स विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह प्लस भय, निर्भय, तो विसर्ग का अब यहाँ पर विसर्ग है और वह परिवर्तित हो गया किसमें? र में। मन प्लस ताप, मनस्ताप, तो वह दंत स में परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से त ये अगर आए तो वह परिवर्तित होकर दंत स में हो जाएगा। विसर्ग का मूर्धन्य, मूर्धन्य स के पूर्व यदि छोटी ई या बड़ा ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ या प, फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। इतने सारे नियम हैं बच्चों, इन नियमों को हम ऐसे पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। इसको हम जब तक शब्द के संधि विच्छेद करते समय उन नियमों का हम अगर पालन नहीं करेंगे या नियमों को अगर हम समझेंगे नहीं, तब तक हम संधि विच्छेद करना नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो मुख्य नियम है, इन नियमों को हमें जानना होगा, तभी हम संधि विच्छेद करने में हमें सुविधा भी होगी और आसानी से हम कर भी सकेंगे। अब यहाँ पर देखो, निह प्लस ठुर, वह शब्द परिवर्तित हो गया मूर्धन्य स में, निष्ठुर। फिर धनु प्लस टंकार परिवर्तित हो गया धनुष टंकार।
विसर्ग के बाद के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रस, नीरस, निह प्लस रज, नीरज। क प फ से पूर्व विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अधः प्लस पतन, अधः पतन। अंतःपुर, अंतःपुर। प्रातः काल, प्रातः काल। यानी क फ प फ से पूर्व विसर्ग ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसमें विसर्ग नहीं हटते हैं। इसमें विसर्ग के साथ संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को हम संधि करते हैं। जैसे अधः प्लस पतन तो क्या होगा? अधः पतन। अंतः प्लस पूर, अंतःपुर। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। इसमें विसर्ग नहीं हटेंगे। इसमें ज्यों के त्यों विसर्ग बने रहते हैं। ये नियम है और इन नियमों के आधार पर ही आप संधि विच्छेद सही ढंग से करना सीख पाएंगे। ऐसे आप अंदाज से संधि विच्छेद करेंगे तो वह प्रायः आप करते समय आपकी त्रुटियां होंगी, लेकिन जब आप नियमों के अनुसार संधि विच्छेद करना सीखेंगे तो आपकी त्रुटियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो अब बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित मैं प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो अपने सामने ग्रामर कॉपी निकालो और ग्रामर कॉपी में प्रश्न उत्तर यानी हिंदी की कॉपी निकालो और उसमें प्रश्न उत्तर करो। सबसे पहले हेडिंग दो, चैप्टर 15, पाठ का नाम है संधि, और इसके बाद शीर्षक लिखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 का क। संधि की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अब इसकी उत्तर क्या होगा? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। तो इसमें बच्चों उदाहरण की संधि की परिभाषा के साथ उदाहरण दिए गए और इस तरह से उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण सहित समझाना है। तो स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नरः प्लस ईश, नरेश। मैं उसको पूरा व्याख्या करके बताई हूँ, विस्तार से उत्तर को समझाई हूँ। फिर व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस बल, मनोबल। अब प्रश्न नंबर ग है बच्चों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ जो मैं उत्तर दी हूँ प्रश्न नंबर ख में विसर्ग संधि का, यही उत्तर आपका प्रश्न नंबर ग में होगा। तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं कराई हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर घ, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसमें सिर्फ पूछा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ उत्तर क्या लिखना है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फिर प्रश्न नंबर अंग, गुण संधि के 2 उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण क्या है? गुण संधि के उदाहरण गण प्लस ईश, गणेश। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। 2 उदाहरण हो गए। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अत्याचार, अति प्लस आचार। संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। आप पहले शब्द लिख लीजिएगा, इसके बाद उसके सामने संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को लिखिएगा। इस तरह से आपको अपने कॉपी में लिखना है। महौषधि, महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषधि। फिर तीसरा देखिए, गुरुपदेश, संधि विच्छेद क्या है? गुरु प्लस उपदेश। नेक्स्ट, देवर्षि, संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि। वागीश, वाक प्लस ईश। और तच्छिव,
तत्क्षु का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस शिव। मनोबल, मनः प्लस बल। तो इस तरह से शब्द को लिखने के बाद आप उसके सामने संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को लिखेंगे। आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। ये नहीं कि मोबाइल स्क्रीन पर उत्तर दिख रहा है उसी तरह से आप उत्तर को अपनी कॉपी में छाप दिए, नहीं। आपको पहले शीर्षक लिखना है, हेडिंग लिखना है, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, फिर शब्द लिखना है और शब्द लिखने के बाद उसके सामने संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दें। निम्नलिखित संधियों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो शीर्षक आप अपनी कॉपी में लिख लिए, निम्नलिखित संधियों के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो पहले आप शीर्षक लिखेंगे, इसके बाद गुण संधि वो लिखेंगे। गुण संधि लिखने के बाद उदाहरण क्या है? 2 उदाहरण, देव प्लस ऋषि देवर्षि, दिन प्लस ईश दिनेश। दीर्घ संधि में विद्या प्लस आलय विद्यालय, और स्वर संधि में गिरी प्लस ईश। स्वर संधि में छात्र प्लस आवास छात्रावास, और रवि प्लस इंद्र रविंद्र। नेक्स्ट है अयादि संधि में ने प्लस अन नयन, और गय प्लस अक गायक। निम्नलिखित संधि विच्छेद के समस्त पद लिखिए। प्रश्न नंबर 4, परि प्लस नाम परिणाम, तप प्लस बल तपोबल, निह प्लस गुण निर्गुण, सम प्लस कल्प संकल्प, अतः प्लस एव अतएव, और अनु प्लस एशन अन्वेषण, इति प्लस आदि इत्यादि, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तेजः प्लस मय तेजोमय। इस तरह से शब्द जो हैं वो बनेंगे। यानी यहाँ पर संधि विच्छेद किए गए हैं और संधि विच्छेद किए गए शब्दों को क्या करना है? संधि करना है। तो उसी तरह से आपको संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को भी लिखना है और इसके बाद जो इसका उत्तर होगा यानी संधि किए हुए शब्द उसे भी लिखना है। प्रश्न नंबर 5, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। तो सही विकल्प होगा क, स्वर संधि के भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा 3। प्रश्न नंबर ख, धर्म प्लस आत्मा में संधि है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तो क्या होगा उत्तर? दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर ग, कवि प्लस इंद्र का समस्त पद होगा। समस्त पद क्या होगा? कपींद्र। फिर नेक्स्ट है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय, और सत प्लस गति का समस्त पद होगा सद्गति। गृह कार्य में पाठ 15 में दिए गए सभी परिभाषाओं को याद करें। जो सारी परिभाषाएं इसमें दी गई है पाठ के अंतर्गत उन्हें आपको याद करने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे संधि की परिभाषा हुई, संधि के भेद, संधि के भेदों की परिभाषा और कितने भेद होते हैं वे सभी भी याद करने हैं। और जितने सारे पाठ से संबंधित जो मैं प्रश्न उत्तर कराई हूँ इन्हें आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें घर पर, और संधि के नियमों को पढ़कर समझने का प्रयास करें। तभी आप संधि विच्छेद करना सीख पाएंगे या संधि विच्छेद किए हुए शब्दों को संधि करना सीख पाएंगे। तो ये ज़रूरी बातें हैं कि आप इस पाठ से संबंधित जो नियम है यानी संधि से संबंधित जो नियम है उन नियमों को आप याद करें, समझें और अभ्यास करें। समझकर उसे अभ्यास करें, खुद से बनाकर देखें कि वह जो शब्द है वो किस आधार पे, किस नियम के आधार पर
उसमें यह परिवर्तन आया, उन शब्दों में परिवर्तन दिखा, उन वर्णों में परिवर्तन दिखा, तो वो सब करेंगे तब जब आपको उस नियम के आधार पर संधि विच्छेद करना सीखेंगे। और यह अभ्यास के द्वारा ही हो पाएगा। घर पे आप रफ कॉपी में अभ्यास करें, संधि के नियमों के साथ आप संधि विच्छेद करना, यानी संधि किए हुए शब्दों को संधि विच्छेद करना सीखें, तभी जाकर आप नियम के आधार पर संधि विच्छेद करना सीख पाएंगे। तो ये मुख्य बातें जो हैं बच्चों इस पाठ से संबंधित, जो कि मैं आपके सामने रखी, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि इस पाठ में जो भी वर्णित बातें थी संधि से संबंधित और जो प्रश्न उत्तर, उसे आप ज़रूर किए होंगे अपने कॉपी में, और साथ ही साथ पाठ से संबंधित बातों को भी आप समझे होंगे। तो आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ें और पढ़कर समझने का प्रयास करें।